वेलकम टू न्यू स्टार क्लासेस। डियर्स, कल हम 10th के सिलेबस को लेकर के हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक लेंगे। तो ग्रामर का हमारा पहला टॉपिक है जिसको हम टेंस कहते हैं। और इस टॉपिक को क्योंकि बिकॉज दिस टॉपिक इज डिपेंड ऑन द वर्ब्स, तो हम कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है वो वर्ब्स को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके आरबीएसई सिलेबस के अंदर ये जो टॉपिक है वो 4 मार्क्स में आता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो टेंस को लेकर के हम जनरली जो बेसिक बातें हैं पहले उन्हें जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, टेंस है, टेंस के बारे में हम जानते हैं कि टेंस है उसके कितने टाइप्स होते हैं। पहले हम बात करते हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंसेस। यू नो, आप बेटर जानते हैं कि टेंस के कितने टाइप होते हैं। पहला टाइप है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। उसके बाद में दूसरा टाइप इसका है जिसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा टाइप है जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। तो डियर वंस, हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये टेंस के क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है, कुछ बेसिक चीज ऐसी होती है जो हमें जानने बहुत जरूरी होती है। पहले हम बात करते हैं कि टेंस एक्चुअली होता क्या है। देखो, टेंस है, टेंस का सीधा संबंध किससे होता है? टेंस का सीधा संबंध होता है टाइम से। अर्थात इस टाइम के अंदर, किसी भी समय के अंदर कोई भी क्रिया होती है, वर्ब होती है, क्रिया यानी कोई भी काम होता है, उस काम को यानी कि जो भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला किसी भी समय में कोई काम है, उस काम को लेकर के यानी उस क्रिया को लेकर के हम कहाँ जाते हैं? टाइम में जाते हैं। क्यों? क्रिया कौन से समय में हो रही है। जैसे वो क्रिया मान लीजिए प्रेजेंट में हो रही है, पास्ट में हो रही है, फ्यूचर में हो रही है। जैसे मान लीजिए हम कई बार बोलते हैं कि जैसे सीता गाना गाती है। जब गाना गाती है यानी कि ताती ध्वनि आती है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा बेसिक नॉलेज के आधार पर, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो काम प्रेजेंट में हुआ है। तो काम प्रेजेंट में हुआ है तो हम उसे प्रेजेंट टेंस कह देते हैं। उसी प्रकार जब हम यानी कि जब है ध्वनि लेके आते हैं तो हम उसे प्रेजेंट टेंस मानते हैं। और उसके बाद में जब हमारी ध्वनि था या आ ध्वनि हमारी आ जाती है तो हम उसे पास्ट में लेके जाते हैं। और जब ध्वनि को हम लास्ट में, जब ध्वनि के लास्ट में हमें गा गेगी या इस प्रकार की ध्वनि हमें मिलती है तो हम उसे फ्यूचर मानते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ डियर कि क्रिया जो होती है यानी कि जो काम हो रहा होता है वो कौन से टेंस में हो रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि टेंस का और वर्ब का, क्रिया का आपस में बहुत घना संबंध है। अब देखिए, खाने की क्रिया, अगर खाने की क्रिया प्रेजेंट में हो रही है तो कहने का मतलब क्या है कि उसका टेंस कैसा है, यानी उसकी क्रिया प्रेजेंट में हो रही है तो उसका टेंस कैसा है? प्रेजेंट है। और खाने की क्रिया अगर पास्ट में हो रही है तो कहने का मतलब उसका टेंस पास्ट हो गया। और अगर फ्यूचर में हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। अपन जनरल कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि राकेश इज प्लेइंग कार्ड्स। देखो, कार्ड्स का मतलब होता है पत्ते, यानी कि जो ताश होती है उसको अपन बोलते हैं कार्ड्स। ठीक है, राकेश इज प्लेइंग कार्ड्स। अब देखो, राकेश है, प्लेइंग मींस खेलना, प्ले क्रिया है वर्ब। ठीक है, राकेश क्या कर रहा है? कार्ड्स खेल रहा है, पत्ते खेल रहा है। तो इसका मतलब यहां पर ये इज है, यानी ये जो इज है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और ये मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है तो ये वर्ब का ही रूप है। तो ये जो क्रिया है वो प्रेजेंट में हो रही है, क्योंकि हमें इससे पता चल रहा है कि काम किस में हो रहा है? प्रेजेंट में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो टेंस रूप है वो प्रेजेंट रूप है। वो बात अलग है कि प्रेजेंट का कौन सा रूप है, अलग अलग रूप होते हैं, वो सभी आप जानते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस से हमें पता चल रहा है कि ये काम किस में हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए अभी इसी टेंस को, इसकी जगह अगर मैं हेल्पिंग वर्ब वॉज कर देता हूं तो इसका मतलब ये हो गया कि राकेश है वो ताश खेल रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो एक्टिविटी है, जो क्रिया हो रही है, इस वॉज के कारण, इस हेल्पिंग वर्ब के कारण, इस वर्ब के कारण क्या हो गया कि ये जो काम है, ये टेंस वो किस में चला गया? आपका टेंस किस में चला गया? पास्ट में चला गया। ठीक है, इसी प्रकार फ्यूचर के अंदर अगर मैं फ्यूचर के रूप से अगर मैं यहां पर विल या शैल कर देता हूं तो क्या होगा? विल शैल का मतलब ध्वनि आपके निकलेगी गागेगी में। ठीक है ना, तो इस हिसाब से राकेश है वो कार्ड खेलेगा, इसका मतलब ये कार्य है वो किस में होगा? फ्यूचर में होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कह सकते हैं या वर्ब भी बोल सकते हैं उसको, तो ये जो वर्ब है यानी क्रिया जो है वही डिसाइड करती है
उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कौन सा टेंस है, उसी को देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं कि टेंस कौन सा है। तो इसी प्रकार हम जान सकते हैं कि इसके 3 टाइप होते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और टेंस का सीधा और इसका स्टेट जो सीधा संबंध होता है वो किससे होता है? वर्ब से। इसलिए ये टॉपिक वर्ब्स को लेकर, क्रिया को लेकर के और टेंस को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम बात कर रहे थे कि इसके टाइप्स की प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो ये इसके 3 प्रकार हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा है कि टेंस का संबंध किससे होता है? वर्ब से होता है। क्रिया अलग अलग समय में होने वाली क्रिया है वही टेंस बताती है। अगर प्रेजेंट में कोई काम होता है, क्रिया होती है, तो वो प्रेजेंट टेंस को दर्शाएगी। पास्ट में होती है तो पास्ट टेंस में, और फ्यूचर में होता है तो फ्यूचर टेंस में, ठीक है। तो इस प्रकार ये इसके 3 टाइप्स होते हैं। अब देखिए आगे, अब देखिए, अब हम बात करते हैं पहले प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस, अब देखो ये प्रेजेंट टेंस आपका है, ठीक है। एक एक को हम लेके चलेंगे। इस प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? सबके 4 पार्ट्स होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट्स होता है उसको हम बोलते हैं डियर प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। कुछ लोग इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। उसके बाद में तीसरा इसका पार्ट है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद चौथा आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरीके से इस प्रेजेंट टेंस की यानी प्रेजेंट में होने वाली जो क्रिया है, जो गतिविधियां हैं, उसके 4 रूप होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। दूसरा हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसके बाद तीसरा अपना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरीके से ये 4 रूप प्रत्येक प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट टेंस के होते हैं। देखिए अभी हमारा बाद में आएगा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी वही 4 रूप होंगे, आपने सभी जानते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि टेंस के बारे में आप नॉलेज, सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं, इस चीज को रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। टेंस को सिर्फ रिवाइज करना है अपने को, ज्यादा एक्सप्लेनेशन जो होगी वो आप जैसे आपके ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, तो अगर आपका हमारा अच्छा संबंध हुआ, आपको समझ में आया, तो ऑफलाइन क्लासेस में आपको एक्सप्लेन से कराया जाएगा, आपको ये बताया जाएगा ये चीज कैसे बनती है, आपको ये समझाने की कोशिश की जाएगी व्हाट डू मीन बाय इंडेफिनिट, व्हाट डू मीन बाय कॉन्टिन्यूअस, कि कॉन्टिन्यूअस क्यों लगा, कैसे लगा। जो एक्सपेरिमेंटल जो इंग्लिश है वो आपको ऑफलाइन क्लासेस में समझाई जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस में इन चीजों के लिए अपने पास इतना टाइम नहीं होता है, वीडियो कम समय में अपलोड करना होता है। तो जो एक्सपेरिमेंटल चीजें होती हैं इंग्लिश को, जिसको हम लेबोरेटरी बोलते हैं, एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होता है, उसको लेकर के हम बात करेंगे बाद में। तो हम कह रहे थे कि दूसरा पार्ट इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए इसी प्रकार प्रेजेंट के ये 4 पार्ट्स है, उसी प्रकार पास्ट के और फ्यूचर के भी 4 होते हैं सेम। बस यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ पास्ट हो जाएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस और यहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम इज द फ्यूचर। फ्यूचर में सिर्फ अपने को प्रेजेंट को हटाना है या फ्यूचर ऐड हो जाएगा तो फ्यूचर टेंस आपका हो जाएगा। तो देखो पहले हम टेंस को डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस को। देखो अब इसमें तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले हम पहचान की बात करते हैं कि देखिए जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे सामने होता है तो हम इसको कैसे पहचानें। देखो सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। हालांकि देखिए 10th के नजरिए से हिंदी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इस बात को बेटर समझ सकते हैं कि हिंदी वर्ड्स का कोई लेना देना नहीं। इंग्लिश के पेपर में हिंदी का एक वर्ड भी नहीं आएगा, सिर्फ एक्सप्लेनेशन और समझने के लिए आप हिंदी यूज कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे ये कहूंगा कि थोड़ा सा इंटरेस्ट आप इंग्लिश में बनाते हो, आप इंग्लिश के नजरिए से हिंदी को समझने की कोशिश कीजिए। हिंदी से इंग्लिश क्यों नहीं, क्यों?
क्योंकि देखिए अब मैं आपको बता दूंगा पहचान आप सभी जानते हैं प्रेजेंट टेंस में ता है, ते है, ते इत्यादि आते हैं पहचान, लेकिन एक्चुअली जो सेंटेंस जो टॉपिक आपका आ रहा है क्या आपको वहां ता ते ती मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कैसे पहचानेंगे? देखो, तो यहां पर आपको जो पहचान करनी है, यानी जो आपको आइडेंटिफिकेशन लेनी है, यानी कि पहचान जो आपको सेंटेंस में करनी है वो आपको इंग्लिश से करनी है डियर। अगर आप इंग्लिश से पहचान नहीं करोगे तो आपको समझने, और इंग्लिश की पहचान भी आसान है, ऐसा नहीं है इंग्लिश की पहचान आसान नहीं है, इंग्लिश की पहचान आप इजीली आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे? देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, अभी मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिया था, जरा उसको देखिएगा। राकेश प्लेज कार्ड्स, ओके। अनुराधा प्लेज पियानो, प्लेज ड्रम। नेक्स्ट सेंटेंस, they go to walk daily, ओके। और लगा लीजिए, सोनू cooks meal ऑन गैस स्टोव। देखिए हमने कुछ सेंटेंसेस यहां पर लिए हैं, ओके। अब इस सेंटेंसेस से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली इसमें टेंस कौन सा है, ठीक है। क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इस पे फोकस कर रहे हैं, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंग्लिश से हमें कैसे पहचानना है। देखो, आप जानते हैं किसी भी टेंस की, किसी भी सेंटेंस के, सेंटेंस के कितने सबसे इंपॉर्टेंट जो भी पार्ट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है सब्जेक्ट, ओके। उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद एमवी जिसको मेन वर्ब बोलते हैं, और लास्ट में आपका पार्ट्स होता है ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए उसका सब्जेक्ट्स होना जरूरी है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीजें होती हैं तो एक सेंटेंस हमारा क्रिएट होता है। हालांकि देखो कुछ चीजें ऐसी हैं अपवाद के रूप में जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, फिर भी वाक्य सेंटेंस कहलाता है, वो आगे आएंगे, आगे बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, इसको फोकस करना है क्योंकि अपन बात कर रहे हैं टेंस की, ओके। तो देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये चीजें होती हैं। तो सब्जेक्ट आप जानते हो किसी वाक्य का कर्ता, कोई भी जो एक्टिविटी, कोई भी काम करने वाला किसी भी वाक्य में होता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। किसी भी वाक्य के अंदर जो भी काम हो रहा है, देखो कोई भी सेंटेंस ऐसा होता है उसमें कोई ना कोई कार्य जरूर हो रहा है, और कार्य को करने वाला कौन है? कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई ना कोई चीज होगी, और वही उस वाक्य की क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। देखो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है, जिसको हम सहायक क्रिया और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया कहते हैं। तो देखो क्रिया, मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट कोई ना कोई क्रिया कर रहा है, ठीक है। तो यहां हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट है राकेश, और राकेश टू प्ले, प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना होता है, ठीक है। अब डियर मैं आपको बताना चाहूंगा, प्ले का मतलब खेलना भी होता है, प्ले का मतलब होता है बजाना भी होता है। कोई भी जो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि जो संगीत बजाने वाले जो भी आपके जो भी साधन होते हैं, जैसे आपका ढोलक है, जैसे आपका पेटी है, जैसे आपका पियानो है, उन सबको बजाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? प्ले। तो प्ले का अर्थ खेलना भी होता है और प्ले का मतलब बजाना भी होता है, ठीक है। तो देखिए राकेश प्लेज कार्ड्स, तो यहां पर राकेश प्लेज कार्ड्स यानी कि राकेश ताश खेलता है। अब देखो जरा ध्यान से देखिए, यहां सब्जेक्ट के बाद में हमने प्ले, क्रिया तो क्या होती है? प्ले होती है, लेकिन हमने इसके साथ क्या लगा दिया? एस लगा दिया, यानी कि प्लेज कर दिया। अब देखो रियल में क्रिया तो प्ले होती है, लेकिन ये जो एस लगाया है, ये एस लगना यानी क्रिया में जो एस लगना, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई कि यदि वाक्य में आने वाली जो क्रिया होती है, और ये क्रिया कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि प्ले आपको सभी को दिख रहा है फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में यानी कि प्ले, प्ले के साथ में आपको एस या ईएस लगा हुआ मिले। देखो पहचान बता रहा हूं मैं, अगर किसी भी क्रिया के साथ में, यहां प्ले क्रिया इसलिए बता रहा हूं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको एस या ईएस लगा हुआ मिले,
तो समझ लीजिए पहचान हो गई कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, तो पहली पहचान तो हमें ये मिली कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या मिलेगा, या तो एस मिलेगा लगा हुआ, या फिर क्या मिलेगा, एस मिलेगा। ठीक है, अब यहां देखिए अनुराधा प्लीज, यहां भी हमें एस लगा हुआ मिल रहा है किसके अंदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो इसका मतलब ये भी क्या है, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद तीसरे पर नहीं चौथे वाले सेंटेंस में आएंगे, हम इसमें मार्क्स डाल सकते हैं 1 2 3 4। ओके सॉरी, तो देखो 4 वाले सेंटेंस में आइए, सोनू कुक्स, यहां भी देखो क्रिया हम जानते कल हमने पढ़ा है कुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पकाना जिसका अर्थ होता है, इसके साथ में भी एस ऐड है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड है, तो इसका मतलब पहचान हमें मिल गई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और जरा यहां देखिएगा चौथे वाले सेंटेंस में, ठीक है, इस वाले सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं कि हमें सब्जेक्ट मिल रहा है दे, और दे के साथ में हमें क्रिया क्या मिल रही है, गो। हम अच्छे से जानते हैं कि गो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसमें एस और यस तो नहीं लग रहा। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर क्रिया अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो यहां पर हम दो चीजें बढ़ रहे हैं, अगर किसी वाक्य के अंदर मेन वर्ब के अंदर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस लगा हुआ नजर आए तो भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि किसी वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें एस जहां कहीं लग रहा है कहीं नहीं लग रहा है, इसका एक कारण है, वो अभी हम पढ़ेंगे कि किस कारण के कारण, ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण हम किसी वाक्य में एस लगा रहे हैं, आई मीन किसी भी वाक्य में कि मेन वर्ब में एस लगा रहे हैं, और किसी वाक्य के सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब जो आते हैं उसमें एस या एस नहीं लगा रहे हैं। इसके पीछे रीजन और कारण क्या हो सकता है वो अब हम अकॉर्डिंग टू रूल देखेंगे, नियम को जानने के साथ साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए सबसे पहली बात तो आपको यही समझना है कि ये किसके कारण हो रहा है, कि कहीं पर एस लग रहा है, किसके कारण कहीं पर एस नहीं लग रहा है। थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो अभी हमने आपको बताया कि वाक्य में सब्जेक्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, और ये जो सब्जेक्ट होता है ना डियर, जिसको कर्ता बोलते हैं, इसके दो ही रूप हो सकते हैं, या तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, और या वो क्या होगा, प्लूरल यानी कि बहुवचन होगा। सिंगुलर होगा या फिर क्या होगा, प्लूरल होगा। तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि कर्ता एक वचन, कर्ता एक वचन में आप सभी जानते हैं कि दुनिया के जितने भी व्यक्तियों के नाम है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, राम श्याम सीता गीता रोहन मोहन सीता जो भी है वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ही है, सी है, ठीक है, इसी प्रकार इट है। ओके, ये आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर कोई भी वस्तु एक वचन में आती है, जैसे चेयर है एक वचन है, पेन है एक वचन है, उस सबको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे। ओके, इसी प्रकार प्लूरल में क्या होता है, प्लूरल में हम लेते हैं यू को, दे को, ठीक है। इसी प्रकार वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए अब जैसे मैंने आपको बताया कि वस्तु जैसे चेयर है एक वचन में, लेकिन चेयर का अगर चेयर्स आ जाता है बहुवचन बन जाता है, यानी थिंग, वस्तु जब होती है एक अकेली वस्तु होती है तो वो तो एक वचन में आएगी, और वस्तु जब बहुवचन में बन जाएगी जैसे थिंग का थिंग्स बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए कोई बर्ड्स और अपना जो एनिमल्स उसको भी ले सकते हैं, जैसे काऊ है वो सिंगुलर एक वचन है, एक गाय सिंगुलर, लेकिन काऊ जो जाए प्लूरल बहुवचन तो वो क्या बन जाएगा, आपका प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जानने की कोशिश करते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। तो आपका यू है वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा, दे भी प्लूरल होगा, वी भी प्लूरल होगा। और डियर एक चीज और ध्यान रखना कि आई आपका जो सब्जेक्ट है, आई मींस होता है मैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी इस टेंस के अंदर इसको हम किस में काउंट करते हैं, प्लूरल में काउंट करते हैं। ये बात आप अच्छे से ध्यान देंगे कि आई को हम यहां पर प्लूरल में काउंट करेंगे, प्लूरल में गिनेंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इस प्रकार हम जानते हैं कि सब्जेक्ट जो करता है उसके एक वचन और बहुवचन दो रूप होते हैं। एक वचन मैंने आपको बताया किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे लड़का या मेल या फीमेल किसी में भी हो सकता है, ठीक है, ही हो, सी हो, इट हो, ये सिंगुलर है। इसके अलावा वस्तु हो, जानवर हो, पक्षी हो, अगर वो एक है एक वचन में है तो सिंगुलर है, और अगर वो बहुवचन में है यानी कि कोई वस्तु जानवर तो वो प्लूरल में आएगा। इसके अलावा यू, दे, वी और आई को भी हम किस में काउंट करेंगे, यहाँ पर प्लूरल में काउंट करेंगे। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक फंडा है
कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है यानी कर्ता एक वचन होता है तो जो आपकी वर्ब होती है, क्रिया होती है, उसमें हम एस और ईएस को जोड़ते हैं। जैसे आपका राकेश है तो राकेश, हमने देखा कि राकेश कोई नाम है तो हमने प्ले में क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया, यानी क्रिया के साथ में एस जोड़ दिया। अनुराधा एक वचन है, हमने इसके साथ में क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया। इसी प्रकार सोनू एक वचन है, हमने क्रिया वर्ब के साथ में क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया। अच्छा, ईएस कब जुड़ता है, जरा देखिए ईएस जुड़ने का कारण क्या है, ईएस कब जुड़ता है, देखो जैसे सी possesses me, देखो he catches a kite, ओके। अब इस सेंटेंस में देखिए ये हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है सी, अभी मैंने आपको बताया ही सी इट, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब यहां पर देखिए ध्यान से कि क्रिया हमारे पास में क्या आई है, पुश आई है। पुश का मतलब होता है धकेलना, धक्का देना, पुश करना, किसी को धकेलना, ठीक है। इसी प्रकार क्रिया यहां पर हमारे पास आई है कैच, कैच का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए इसमें हम जोड़ रहे हैं ईएस, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंटेंस है। पहली बात तो हम जान गए कि पुश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ईएस जुड़ा हुआ है। कैच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें भी ईएस जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें हमने ईएस क्यों जोड़ा, इसका एक रीजन है, ध्यान से सुनेंगे। इसका रीजन क्या है कि देखो ये तो हमें पता चल गया कि कर्ता एक वचन में होता है तो हम वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे, या तो एस जोड़ेंगे या फिर क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। एस जोड़ने का नियम मैंने आपको बताया कि किसी भी क्रिया के अंत में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके अंत में हम एस जोड़ देंगे, लेकिन ईएस कब जोड़ेंगे। ईएस जोड़ने का नियम ये कि देखो डियर, ये जो V1 आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में थोड़ा चेक कर लिया करो। इसके अंत में अगर डबल एस है, CH है, SH है, ठीक है, X है और एक्स के बाद में जेड है, अगर ये चीजें आती हैं, ध्यान से देखिएगा कि एस है, डबल एस है, CH है, SH है, X है, जेड, ये बहुत रेयर आती हैं, बहुत कम आती हैं, लेकिन ज्यादातर जैसे एस आ जाएगा, डबल एस आ जाएगा, CH आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए SS आ जाएगा, कई बार O भी आ सकता है। तो अगर ये सारी चीजें होती हैं तो आप इसमें क्या जोड़ दोगे, ईएस जोड़ दोगे। लेकिन ध्यान रखें ये दोनों नियम एस और ईएस के, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के हैं। कर्ता आपका एक वचन होना चाहिए, अगर कर्ता आपका एक वचन है तो ही नियम लगेगा। लेकिन एस और ईएस को लगाते हुए ध्यान रखेंगे कर्ता एक वचन है और अगर क्रिया के अंत में ये सारी चीजें हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में अगर ये सारी चीजें हैं तो ही हमें ईएस जोड़ना है, और अगर नहीं है तो हमें क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है, ठीक है। एक वचन कर्ता के, अगर कर्ता बहुवचन है, जैसे अभी हमने बताया दे मीट माई अंकल डेली, अभी मैंने ये सेंटेंस लिखवाया आपसे। तो अब जरा देखिए दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ओके। अब इसके अंदर मीट का मतलब होता है मिलना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब यहां पर ना तो एस लग रहा है ना ईएस लग रहा है, हालांकि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अब इसमें ना एस है ना ईएस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम पहचान गए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पहचान गए। अब पहचानने के बाद ना तो इसमें एस लगा ना ईएस लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि कर्ता हमारा क्या है, बहुवचन है। क्या है, बहुवचन। और देखिए चिल्ड्रन स्पीक लाई रेयरली। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने कि चिल्ड्रन स्पीक लाई रेयरली। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें चिल्ड्रन प्लूरल हो गया क्योंकि बच्चे बहुत सारे हो गए, स्पीक लगाया मैंने। स्पीक वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। इसमें ना एस ना ईएस, क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि कर्ता हमारा क्या है, बहुवचन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्पीक क्रिया है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहां हमें पहचान लिया, टेंस पहचान लिया। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस मिलता है तो भी हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन एस और ईएस को हम समझ रहे हैं, अगर हमें यहां देखना है अगर प्लूरल सब्जेक्ट हमारा है तो हमें वर्ब में एस और एस नहीं लगाना है, और यदि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी एक वचन सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस और एस लगाना है। एस तब लगाना है जब अंत में ये चीजें होती हैं, आई मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड या फिर कभी ओ होता है तो ही एस लगाना है, वरना फिर क्या लगाना है,
एस लगाना है। इस तरीके से वर्ब में एस और ईएस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे जोड़ते हैं इस पर अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए पहली पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंग्लिश की पहचान क्या है, या तो इसमें V1 मिलेगी या फिर V1 में क्या मिलेगा, एस और ईएस मिलेगा। जहां V1 मिल रही है आप समझ गए, जहां V1 मिल रही है इसका मतलब डियर वहां पर सब्जेक्ट आपका क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है यानी बहुवचन आ रहा है, ठीक है। और जहां वर्ब में एस और ईएस जुड़ा हुआ मिल रहा है इसका मतलब यह है कि वहां पर सब्जेक्ट आपका क्या आ रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है, एक वचन करता आ रहा है। तो आई होप मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आएगी, कंसेप्ट क्लियर होगा। पहली चीज मैंने आज आपको ये बताई है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंग्लिश में क्या पहचान है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस अगर किसी भी टेंस में आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि जो एस और ईएस या फिर एस ईएस नहीं लगता है वो किन कंडीशंस में किस आधार पर नहीं लगता है, ठीक है। तो आज हमने छोटी सी बात इसके बारे में हमने सीखी है और कल हम इस बारे में आगे पढ़ेंगे। हमारा जो उद्देश्य है वो ये नहीं कि मान लीजिए किसी घास को मतलब घास की तरह कटवा करके किसी टॉपिक को समाप्त कर देना, ऐसा अपना कोई उद्देश्य नहीं है। अपन किसी भी टॉपिक को धीरे धीरे आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। लॉकडाउन है, लंबा समय है, अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे, इसके पीछे छुपी हुई जो चीजें हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कल। आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही प्रोवाइड किया जाएगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत से बच्चे मैसेज डालते हैं कि सर वीडियो कब आएगा। आप आशा बनाए रखें और होपफुली आपको वीडियो रेगुलरली साइंस का, इंग्लिश का और मैथ्स का आपको रेगुलरली मिलेगा। हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी हो कि रेगुलरली ना बना पाए, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करें, एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। और आप सभी से निवेदन है कि प्रत्येक और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में होता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज ना करें। और प्रत्येक टॉपिक को सीरियल वाइज धीरे धीरे आराम से उसको उतारते हुए समझते हुए करें। ये जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जांपल आपको नोट करने हैं, बेसिकली आप इसमें घबराने की जरूरत नहीं। इसके हम पीडीएफ बना के अपने नोट्स की जो हैंडराइटिंग की पीडीएफ बना के आपको डालेंगे और उसके बाद आप उसको अपनी जो नोटबुक है उसमें आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो बी सेफ और मास्क लगाइए, अपना घर पे सुरक्षित रहिए और आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप रेगुलरली स्टडी करते रहें, टाइम वेस्ट ना करें। ओके।